जय हिंद। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने संसाधनों के विषय में बात किया और जितनी भी क्लासेस थी उन क्लासों में हम लोग संसाधन क्या होता है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, एक-एक चीज करके पूरे तरीके से संसाधन का एक-एक डिटेल देख लें और उसको समझ लिए। आप लोगों को प्रयास भी ऐसा किए कि आप लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए, एक-एक चीज को बहुत ही बारीकी से क्लियर किए, ठीक है? पूरे तरीके से एक-एक चीज को पूरा क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास किए। अब ध्यान रखना आज के क्लास में हम लोग वहाँ से आगे के विषय में बात करते हैं। आगे ध्यान रखना हमारा बात क्या है, संसाधनों का विकास। अब देखिए संसाधनों का विकास क्या होता है? देखो विकास का मतलब क्या होता है कि जैसे-जैसे व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ेगी, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और ज़्यादा चीज़ों का निर्माण करने का प्रयास करेगा। अब जैसे ये मार्कर है, तो आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें मार्कर की आवश्यकता पड़ी मार्कर के लिखने की? अब तो पत्थर उठा के लिख सकते थे। हम लोग चाक से तो फर्स्ट क्लास लिख ही रहे थे, तो क्या आवश्यकता थी कि मार्कर बना दिया गया, ये व्हाइट बोर्ड बना दिया गया? भई आवश्यकता तो पड़ेगी ना, तो जैसे क्या आवश्यकता पड़ी कैसा कर दिया गया? जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे हमारी आवश्यकताएँ बढ़ी, हमारी इच्छाएँ बढ़ी और हमारे उन इच्छाओं को की पूर्ति के लिए हम लोग जैसे-जैसे संसाधनों का निर्माण करते चले गए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संसाधनों का विकास। जैसे-जैसे हमारी आवश्यकताएँ बढ़ी, हम लोगों ने वैसे-वैसे चीज़ों का निर्माण करना शुरू किया और वही क्या कहलाया? संसाधनों का विकास। जैसे मान के चलिए शुरुआती दौर में खेत को जोतने के लिए हमारे पास हर नहीं थे, ठीक है? फिर धीरे-धीरे हम लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ी, हम लोगों ने हर का निर्माण किया, ठीक है? तो बैल से जोता जाता था। फिर आप देखेंगे जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, कम भू-भाग पे खेती कर की जा रही थी क्योंकि जनसंख्या कम थी, कम भू-भाग पे खेती की जा रही थी। अब जहाँ 1 बीघे की खेती होती थी, उसको एक व्यक्ति अपना जोत लेता था बैल से। लेकिन अब जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ी, एक व्यक्ति 1 बीघा की जगह पे 10 बीघा की खेती करने लगा। अब 10 बीघा है तो बैल से जोतना संभव नहीं, तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों ने ट्रैक्टर का निर्माण किया। अब जैसे ही हम लोगों ने ट्रैक्टर का निर्माण किया, ठीक है? तो देखोगे तो ट्रैक्टर में 9 फार थे। फिर देखो उससे ज़्यादा समय लग रहा था, तो फिर बगल में साइड-साइड में 2 फार और जोड़ दिया, 11 फार बना दिया उसमें जोड़ कर। तो अब देखोगे 2 फारा और जोड़ने से 11 फार हो गया, ज़्यादा चौड़ा हो गया, ज़्यादा स ऊँचा होने लगा। लेकिन ट्रैक्टर हल्के होने की वजह से आप देखोगे ज़्यादा भर जाते थे, तो उसको और हैवी इंजन देके बना दिया गया। मतलब जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, चीज़ों की माँग बढ़ रही है, उनकी आवश्यकताएँ बढ़ रही है, उसी आधार पे हम लोग चीज़ों का बढ़ा-चढ़ा के निर्माण कर रहे हैं, यही क्या कहलाएगा संसाधनों का विकास। तो याद रखना संसाधनों के विकास को कैसे बताएँगे कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे-जैसे उनकी आवश्यकताएँ बढ़ी, वैसे-वैसे अलग-अलग संसाधनों का निर्माण करना प्रारंभ किया और इसे ही क्या कहा गया संसाधनों का विकास। अब देखो कि किसी भी विकासीय प्रक्रिया, कोई भी विकासीय प्रक्रिया, उसमें लगातार सुधार होते रहेगा। जैसे आप देखोगे पहले की जो कार आती थी वो अलग टाइप की थी। धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन आया, सुधार आया और आया और आया। अभी के समय की कार देखो और पहले के समय की कार को मॉडल मिला सकते हैं। आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो जैसे-जैसे समय बदलता गया वैसे-वैसे चीज़ें भी बदलती गई। इसे ही हम लोग क्या कहें? संसाधनों का विकास। कोई दिक्कत? संसाधनों का विकास क्या होता है समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब ध्यान दो आगे क्या है संसाधनों का नियोजन। अब देखो बात करते हैं कि संसाधनों का नियोजन क्या है, ठीक है? तो संसाधनों का नियोजन का मतलब क्या होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण यूज ही करना ही क्या कहलाता है संसाधनों का नियोजन। जैसे मान के चलो विवेकपूर्ण यूज करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी संसाधन हो उसको आवश्यकता के अनुसार ही यूज किया जाए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसका इस्तेमाल करो, यही क्या कहलाएगा संसाधन नियोजन। अब मान के चलो कि अब आपको घर से 2 किलोमीटर दूरी पे जाना है तो वहाँ भी आप कार से जाइए, ये अच्छी बात नहीं है। आपको घर से 2 किलोमीटर दूर जाना है, आप साइकिल से चले जाइए, पैदल चले जाइए। ये संसाधनों का क्या होगा? संसाधनों का नियोजन होगा। क्यों? क्योंकि जितनी आवश्यकता है, जैसे लंबी दूरी जाना है, वही मान के चलो 5-6 किलोमीटर दूरी जाना है, बाइक यूज़ कर लीजिए। ज़्यादा दूरी जाना है, कार यूज़ कर लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे-जैसे हमें भाई दूरी हमारी बढ़ेगी, हमारी कार्य क्षमताएँ बढ़ेंगी, वैसे-वैसे क्या करेंगे? हम लोग संसाधनों का यूज़ करें। ज़्यादा दूरी जाना है, तो ज़्यादा हेवी संसाधन का यूज़, कम दूरी जाना है, कम हेवी संसाधन का यूज़। अब एक क्यारी खेत जोतना है, गोड़ना है, तो उसके लिए अगर आप ट्रैक्टर से जोतिए तो ये गलत बात है। आप कुदार लेके भी उसको गोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा संसाधनों का नियोजन। तो मतलब यही है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाएगा संसाधन नियोजन। बाकी चीजें आपको यहाँ डिटेल में आपको लिखित मिल जाएगी एक-एक चीज़। ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की? संसाधनों के संरक्षण की। अब संसाधनों के संरक्षण का मतलब क्या है कि भाई जैसे-जैसे हम संसाधनों का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे तो संसाधन तो खर्च होंगे। संसाधनों को बचा करके रखना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। जैसे मान के चलो कोई भी संसाधन है, उसको इस प्रकार से यूज़ करो कि अगर हम उसको यूज़ करें तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको क्या कर सकती हैं?
यूज कर सके, उसका उपयोग कर सके, यही क्या कहलाता है, संसाधनों का संरक्षण। एक तरीके से इसको संसाधन नियोजन के भी कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक ना। तो संसाधन संरक्षण क्या है कि संसाधनों को बचा करके रखना ही क्या कहलाता है, संसाधनों का संरक्षण। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है भू संसाधन। अब भू संसाधन क्या है कि ये जितनी भी धरती हमारी, जो भी भूमि है, जितनी भी मिट्टियां है, ये सभी की सभी, पूरी पृथ्वी ही हमारे लिए एक संसाधन है। कहीं से कोयला निकलता है, कहीं से पेट्रोलियम निकलता है, कहीं से खनिज, कहीं से पत्थर, कुछ अलग अलग चीजें हम लोग क्या करते हैं, हमें सारी चीजें मिट्टी से प्राप्त होती है। खेती का कार्य मिट्टी से, पेड़ पौधे मिट्टी से, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है, भूमि से प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है, भू संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न। अब ध्यान देना, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भू निम्नीकरण। अब देखो भू निम्नीकरण क्या होगा, तो वह प्रक्रिया जिसके कारण भूमि का क्या होगा, उपजाऊ क्षमता क्या होने लगती है, घटने लगती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भू निम्नीकरण। जैसे मान के चलो ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों का उपयोग, उसकी उपजाऊ क्षमता तो घटबे करेगी ना। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भू निम्नीकरण। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन का मतलब क्या है कि जो मिट्टी है, जो भूमि से प्राप्त होने वाली मिट्टी है, ये भी हमारे लिए एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, मिट्टी से ही हम लोग क्या करते हैं, ईंट का निर्माण कर लेते हैं, और उस ईंट का उपयोग हम लोग क्या कर लेते हैं, घर बनाने में। मिट्टी से ये देखोगे भरुका बना दिया जाएगा, भरुकी बना दिया जाएगा, कई चीजें बना दी जाती है जिनका हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो ये सभी की सभी चीजें क्या कहलाएंगी, मृदा संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, मृदा अपर्दन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, मृदा अपर्दन। अब मृदा अपर्दन क्या है, मृदा अपर्दन का मतलब होता है कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना, ये क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन। देखो ध्यान से, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना, ये क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन। अब देखो मृदा अपर्दन के कुछ कारण भी होते हैं। जैसे मृदा अपर्दन के दो कारण है, एक प्राकृतिक कारण है और एक मानवीय कारण है। प्राकृतिक कारण का मतलब कि जब प्रकृति के द्वारा मृदा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, तो उसे प्राकृतिक कारण कहते हैं, ठीक। लेकिन जब मानव के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, तो उसे मानवीय कारण कहते हैं, ठीक। अब प्राकृतिक कारण का मतलब, जैसे धूल उड़ उठल है, गर्मियों के मौसम में देखते ही हो, जब तेजी से हवा चलती है तो वो धूल को अपने साथ उड़ा के कुछ दूरी तक लेके जाती है, फिर आएगी, फिर उड़ा के कुछ दूरी तक ले जाएगी। तो इस तरीके से जब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, तो ये कहलाता है मृदा अपरदन। ये हो गया वायु द्वारा। देखो हवा लेके जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ये हो जाएगा वायु द्वारा मृदा का अपरदन, ठीक। अब जैसे बरसात में आप देखोगे, तो बरसात में क्या आता है, जो वर्षा का जल होता है वो मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। तो मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाएगा तो दीवार पे देखो मार देता है, खरो मार देता है, जगह जगह ऐसे नाली जैसी वितरिकाएं बन जाती है, ऐसे जैसे आकृति में आपको दिख रही है। तो ऐसा खरो मार के बना देता है। जब ऐसा बना देता है तो वो क्या कहलाएगा, वर्षा द्वारा मृदा का अपर्दन। अब देखो ये कारण और होता है, बाढ़ द्वारा मृदा का अपर्दन। अब बाढ़ द्वारा मृदा का अपर्दन कैसे होगा, अब बाढ़ द्वारा मृदा का अपर्दन होने का मतलब क्या है कि जैसे बरसात में आई, जैसे बाढ़ क्या होगी, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आएगी तो देखोगे मारेगी, पूरा बहा के लेके चला जाएगी। जैसे अभी आप देखेंगे, जो इस बार बिहार के जवैनिया गांव में बाढ़ आई थी, मारी के पूरा का पूरा जवैनिया गांव में बहा के लेके चली गई। तो जवैनिया गांव था बिहार में, पूरा का पूरा गांव बहा दी, ठीक है, पूरा का पूरा गांव बह गया बाढ़ में। तो ये हो गया बाढ़ द्वारा मृदा का अपर्दन, क्योंकि उस गांव की जितना घर द्वार खेत खलियान था, सब बहा के मिट्टी बाढ़ अपने साथ क्या करी, लेके चली गई। तो वो क्या कहलाएगा, बाढ़ द्वारा मृदा का अपर्दन। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन? अब देखो बाढ़ द्वारा हो गया, अब देख लेते हैं प्राकृतिक कारण तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किस चीज की, मानवीय कारण की। अब देखो मानवीय कारण क्या होगा कि जब मानव किसी कोई क्रिया करके मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दे, तो वो कहलाएगा मानवीय कारण, या मानव द्वारा मृदा का अपर्दन। अब देखो मानव क्या कहेगा, सबसे ज्यादा अगर मृदा का अपर्दन करने में किसी का रोल होता है तो होता है मानव का। क्यों? क्योंकि मानव जाएगा जिसे भी लेकर बकोट करके टाली में भर के उठा ले जाएगा, डंफर में भर के उठा ले जाएगा, फरुआ ले जाके जाएगा, ठेला में भर के उठा ले जाएगा। तो जब मानव इन कारणों से, इन तरीकों से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है, तो वो कहलाता है मानव द्वारा मृदा का अपर्दन। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गई चीजें। अब हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न, मृदा के प्रकार। देखो मृदा भारत में टोटल, ठीक है, भारत में टोटल मृदा 8 प्रकार की पाई जाती है, जिसमें ध्यान देना ये टोटल 8 मृदाओं के नाम है, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है, बलुई मिट्टी, और लवणीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ये क्या है, टोटल 8 मृदाओं के क्या है,
नाम है और यही 8 मृदाएँ भारत में क्या की जाती हैं, पाई जाती हैं। अब किस मृदा की क्या खासियत है, इसको हम लोग आगे की क्लासों में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें आपको समझाए होंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए